स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। कोरोना की दूसरी लहर पर भले ही काबू पा लिया गया हो, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी बरकरार है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर दिल्ली समेत पूरा देश हाई अलर्ट पर है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बीच अब डेल्टा प्लस के मामले तेजी से पाए जा रहे हैं। भारत में पहली बार पाए गए डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट डेल्टा प्लस अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के बाद अब आशंका है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते तीसरी लहर आ सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के 11 देशों में पाया जा चुका है। वहीं भारत में भी डेल्टा प्लस के 40 केस मिल चुके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर क्या है डेल्टा प्लस। B.1.617.2 बदलाव से बना। B.1.617.2 कोरोना का है वेरिएंट। डेल्टा प्लस कोरोना का नया वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन से फैलता है। वैक्सीन का भी कम असर। डेल्टा प्लस का पहला केस यूरोप में। भारत में डेल्टा प्लस के 40 केस। 85 देशों तक फैला डेल्टा प्लस। बहरहाल जहां एक तरफ डेल्टा प्लस को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी केजरीवाल के द्वारा एहतियात के तौर पर तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि तीसरी लहर को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पूरी तरह सतर्क हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ सारिका जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वरुण पुरोहित जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आदिल खान जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल हैं, सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम अस्पताल से, और डुंडियाल मंडल जी हैं, डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल से। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास चलेंगे। डॉक्टर, से पहले आप हमें एक बार समझाइए कि जो ये डेल्टा प्लस है, वेरिएंट है, वो है क्या, कितना मुश्किल है आगे आने वाले समय में? देखिए, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो डेल्टा से ही बना है जी। उसमें स्पाइक प्रोटीन में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन है जिसको कि K417N बोलते हैं, जिसकी वजह से कि ये एक नया वेरिएंट उत्पन्न हो गया। हाँ। और अभी जो खबर आ रही है कि 11 स्टेट्स में इंडिया में 48 केस अभी पाए गए हैं। हाँ। तो ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट खबर मुझे मिल रही है। बिल्कुल। तो ये समझा जा रहा है, लेकिन अभी इसमें वो पक्का नहीं है कि ये कितना फैलने में, कितना तेजी से फैलने में सक्षम होगा। पहली बात जी। दूसरी बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि जैसे जैसे म्यूटेशंस बढ़ती जाती हैं वायरस में, तो चांसेस ये होते हैं कि वैक्सीन के काम करने की संभावना उतनी नहीं रहती कि जितनी ओरिजिनल वायरस में थी, जैसा कि आपने देखा जी। अल्फा वेरिएंट में और फिर अभी डेल्टा वेरिएंट में। हाँ। और तीसरी या चौथी बात ये आ रही है कि जो कॉकटेल आई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, जी, उसके अंदर भी ये म्यूटेशन आने की वजह से संभावना जताई जा रही है जी कि शायद ये कॉकटेल एंटीबॉडीज की इस वायरस डेल्टा प्लस को निष्क्रिय करने में शायद उतनी कामयाब ना हो जी। तो अभी थोड़ा असमंजस है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल जाएगा और कितना घातक होगा। ठीक है, बहुत जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे अभी कंफ्यूजन भी है और रिसर्च इस पर जारी है। हो सकता है तस्वीर कुछ दिनों बाद आगे आने वाले वक्त में हमारे सामने आए और साफ हो। डॉक्टर डुंडियाल के पास चलेंगे। डॉक्टर डुंडियाल, आप हमें एक बात समझाइए कि कहा यह जा रहा था, अभी कहा भी जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में बच्चों के लिए ये जो वेरिएंट है वो दिक्कत कर सकता है, तो ऐसा है क्या? ये कुछ पिक्चर क्लियर हुई है क्या? नहीं, इसके बारे में अभी भी बहुत ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है। साइंटिस्ट के दो ग्रुप ऑलरेडी दो डिफरेंट व्यूज दे रहे हैं इसके बारे में। कोई ग्रुप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ये बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, लेकिन उसमें दूसरा ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि नहीं, आने वाले टाइम पे बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। हाँ। और ये सेकेंड डोज के टाइम पे भी ये कंफ्यूजन रहा, लेकिन ये दिखा गया है कि अल्टीमेटली बच्चों में जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा नहीं थी।
एक चीज जो सेकेंड वेव के बाद हुई है कि बच्चों में जो बाद में जो कॉम्प्लिकेशन हुई है मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम करके, जी। लेकिन ये बच्चों और बड़े में दोनों में ही हुई है। तो ये किसी को भी हो सकती है। अब हार्ड वेव में पर्टिकुलरली बच्चे लोगों की ज्यादा होगी कि नहीं, इसके बारे में भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। हाँ। जैसे डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर कह रहे थे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में काफी सारी खतरा है हाँ। थियोरेटिकली, हाँ। उसमें एक चीज तो और उसमें एक चीज और भी है कि ये जो वायरस है इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जी। जो डेल्टा के कंपैरिजन में ये 40-50 टाइम्स मोर इन्फेक्टियस है। जी। और इसका जो कैपेबिलिटी है लंग में, जहाँ पे ये वायरस का इफेक्ट ज्यादा होती है, हम्म। ये लंग में जो रिसेप्टर्स होती है उसमें इसका अटैचमेंट की पावर ज्यादा होती है। जी। तो डेफिनेटली डर तो है, लेकिन बिल्कुल। रिसर्च और भी जरूरी है बच्चे में क्या होगी, बिल्कुल, क्योंकि ये हम भी भी उस कहते हैं कि रिसर्च का बच्चों इंतजार की कर रहे हैं, अटैक लेकिन तो डॉक्टर साहब हमें बहुत ज्यादा नहीं तैयार होती है। रहने की बहुत ज़रूरत है। ये बात आप लोग भी जी। समझ रहे होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या तस्वीर हमारे सामने आ जाए और रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं, जो हमने सेकेंड वेव में देखा। आप दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारी बातें आपसे करनी और समझनी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान जी हमारे साथ हैं। आदिल खान जी, आप मुझे एक बात समझाइए कि जो इतने खतरनाक कभी वेरिएंट की बात हो रही है, आगे क्या होने वाला है पता नहीं, दिल्ली कितनी तैयार है? देखिए अनुज भाई, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस तरीके से कोई वेरिएंट हमारी दिल्ली पर हो ना पूरे देश पर ना आए जी। लेकिन एक सरकार के नाते, एक जिम्मेदार सरकार के नाते अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जी। देखिए, हम लोगों ने जो पिछले 2 लहर से हम लोगों ने सीखा है कि इसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा बेड और तीसरा दवाई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरीके से ऑक्सीजन के भंडारण का जो सिस्टम है उस पे लगी हुई है। जगह जगह नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाए। उसके साथ साथ हमारे जो डॉक्टरों की टीम है वो अपना बेड की व्यवस्था देख रही है, आईसीयू की व्यवस्था देख रही है, दवाओं की व्यवस्था देख रही है। और पिछले दिनों जब 18 तारीख को दिल्ली के एलजी महोदय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। ईश्वर ना करे कि अगर हमारे दिल्ली के ऊपर तीसरी लहर का प्रकोप आता है। आदिल खान जी, हम भी यही चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना देखने को मिले। हम भी ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी चीजें ना आए, लेकिन वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। पहली वेव हमने देखी, उतनी खतरनाक नहीं थी। दूसरी वेव हमने देखी। सरकार होने के एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में पूरी तरीके से तीसरे लहर से लड़ने की तैयारी कर रखी है। ठीक है सारिका जैन जी, ठीक है, हमको अलर्ट जारी करेगा उस दिन दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। सारिका जैन जी, क्या हमने वक्त से कुछ सीखा है? दूसरी वेव के बाद हमने कुछ सीखा है क्या? हमने बहुत कुछ सीखा, दूसरी आई तो और ज्यादा सीखा, और तीसरी में हम लोग शायद जो हमने सीखा है उसको जमीन पर उतारने की शायद जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितनी मौतें हुई हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग काफी सीख चुके हैं कि हमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग और जो हमारा ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, क्योंकि उनकी विचारधारा है। जिस तरह से हमने विदेशों से भी हेल्प ली पिछली बारी में, और इस बार भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर ऐसा भगवान ना करे कि ऐसी कोई स्थिति आए, अगर ऐसा कुछ आता है तो हम सबको आपस में लड़ना होगा, आपस में एकजुट होकर इस जो कोरोना की लड़ाई है इससे लड़ना होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी नाकाम रहे दिल्ली को संभालने में, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बहुत लताड़ लगाई है, और आज भी एक रिजल्ट आया है कि इनको जितना पैनिक दिल्ली की जनता को इन लोगों ने किया है। काउंटर करना चाहेंगे आदिल जी? मैं जान रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, बोल लीजिए, पूरी बात बोलिए। खास तौर पर कहा है कि पैनिक फैलाने की पूरी कोशिश की गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मासूम लोगों के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो मासूम यतीम हो गए हैं उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो अभी तीसरी वेव आने की आशंका है तो किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। पुरोहित जी, ठीक है। आदिल खान जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक एक बार सबकी राउंड की बारी हो जाए, पहले सबकी बातें निकल आए। हाँ पुरोहित जी, आपको क्या लगता है क्या कि अब आने वाला वक्त कुछ भी हो सकता है? वैसे तो हम सब ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कुछ भी देखने को मिल सकता है, बहुत रिस्क हो सकता है। तो हमने क्या सीखा, हमारी तैयारी कितनी है? माननीय डॉक्टर बैठे हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति है इस वायरस के बारे में। और जहां तक सोशल डिसिप्लिन और पॉलिटिकल डिसिप्लिन आप आज भी टीवी पे देख रहे हो, ये कोई केजरीवाल को बुराई कर रहा है, कोई उसकी स्तुति गायन कर रहा है, कोई मोदी जी का स्तुति गायन। अरे भाई, हम सेकंड वेव में देख चुके
क्या हालत हुई है देश की, क्या मंजर लोगों ने देखा है। अब हमको अगर थर्ड वेव आती, ये जो म्यूटेंट आ रहा है डेल्टा प्लस, ये बड़ा खतरनाक है, 172% ज्यादा खतरनाक है, ऐसा टीवी पे मैं देख रहा था, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े, टीवी पे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डाइजेशन पे इफेक्ट करेगा, क्या करेगा किसी को पता नहीं है। हमको अगर इससे लड़ना है तो सबसे पहले पॉलिटिकल डिसिप्लिन लाना होगा, एक दूसरे का स्तुति गायन और क्रिटिसिज्म बंद करके ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं जैसे आपने मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने शुरू किया ना, मोहल्ला समिति बनाइए, उसमें विधायक पार्षद किसी पार्टी का वो बना करके वॉलंटियर्स की अभी से गठन कर दीजिए। वो जब तक हम नहीं करेंगे पता नहीं किस प्रकार का समस्या आएगी, किस प्रकार लोगों पे अटैक होगा बीमारी का। तो जरूरी नहीं दवाई मिले, अभी भी कोई दवाई नहीं थी, डॉक्टर्स अपने हिसाब से इलाज कर रहे थे। तो हमको जैसे परिवार में सहायता करते हैं, हमको मोहल्ले या वार्ड के हिसाब से हमारा परिवार बनाना होगा, सहायता ग्रुप बनाना पड़ेगा अभी से। अगर ऐसा नहीं कराया तो फिर जैसा सेकंड वेव में हुआ, पॉलिटिकल नेता लड़ते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कभी बीजेपी सरकार, कभी केजरीवाल सरकार। कोर्ट तो टिप्पणी ही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। एक्सपर्ट्स को साथ लीजिए, जैसे एक मोहल्ला है उसमें वहां जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको उस कमेटी के मेंबर बनाइए, आप उसकी रेगुलर मीटिंग अभी से करिए, मॉनिटरिंग करिए, और सारे पॉलिटिकल लोगों को, सोशल लोगों को उसमें शामिल करके कमेटी बनाओ। अभी से बनाना पड़ेगा, जब आपके सिर पे आ जाएगी इमरजेंसी फिर क्या बनाओगे आप। श्याम अग्रवाल जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अपने एक्सपर्ट कमेंट देंगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंडियन यूथ कांग्रेस की जैसे सारे संगठनों को सहायता के लिए तत्पर होना पड़ेगा, और आप सब एक एक समिति बनाइए, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ करके, हर मोहल्ले की, हर वार्ड की, और डॉक्टर्स को साथ लीजिए, ठीक है, जैसे गाइड करें, जैसे हम सब मिलकर। ठीक है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। हाँ आलोक, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी वेव में जब लॉकडाउन लगने की बात आई, तो मैंने बहुत ट्वीट किया कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से लॉकडाउन पार्शियल या कंप्लीट लगना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो लॉकडाउन पहले लग जाता तो ये परिस्थिति ना आती। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात समझनी पड़ेगी। हम पॉजिटिविटी रेट और नंबर ऑफ केसेस को हम मॉनिटर कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही पॉजिटिविटी रेट 4-5% से ज्यादा हो, और अगर 500 से केस ज्यादा आ रहे हैं प्रतिदिन, तो आई थिंक हमें अपने स्टेप्स को रिट्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि वायरस नहीं चाहता कि हम आपस में मिले, आपस में आमने सामने हो। अगर आमने सामने होते हैं तो वायरस का ट्रांसमिशन बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आप जो है सबको मास्क लगाने के लिए कहते जरूर हैं, बिल्कुल, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो लॉकडाउन पार्शियल या कंप्लीट की स्थिति आए तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आप जो है इकोनॉमी का हवाला देते हैं, लेकिन जब 6 हफ्ते 8 हफ्ते का लॉकडाउन लग जाता है तो क्या इकोनॉमी रह जाती है उस वक्त। तो मेरी सरकार से, आदिल भाई से ये अपील होगी, बिल्कुल, कि आप परिस्थिति में, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर्स को शामिल करें डिसीजन मेकिंग में, और उसको इम्प्लीमेंट करें जल्द से जल्द, बजाय इसके कि इस बात का वेट किया जाए कि हजारों केसेस आने शुरू हो जाएं और फिर ना बेड मिले ना ऑक्सीजन। बिल्कुल, और इस बार तो सेकंड वेव में डॉक्टर साहब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, जितनी भयानक तस्वीर निकलकर हमारे सामने आई, ना डॉक्टर्स कुछ समझ पा रहे थे, ना हॉस्पिटल समझ पा रहे थे, ना लोग कुछ समझ पा रहे थे। ठीक है, और एक बात और है, आता हूँ डॉक्टर साहब, आता हूँ आपके पास, अभी और भी पैनल में बैठे लोग। डॉक्टर साहब एक बात और है, जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो बहुत हीरो बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है, तीसरी वेव आएगी, हमारी तो वैक्सीन लग चुकी है। आप लोगों से इस बार को भी समझेंगे, लेकिन आदिल खान जी, बात तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं ना कि जो डिजीज, आ रहा हूं डोंडियाल जी, आ रहा हूं, पहले आदिल खान जी से ले लो। हाँ आदिल खान जी बोलिए। बिल्कुल अनुज भाई, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ, और दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है, और जो विशेषज्ञों की, जो डॉक्टरों की राय आ रही है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, दिल्ली देश का इकलौता राज्य था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। हालांकि इतना आसान नहीं होता है, फिर भी डॉक्टरों की राय पर, एक्सपर्ट्स की राय पर पिछली बार दिल्ली ने सबसे पहले लॉकडाउन दिल्ली के अंदर लगाया था। दूसरी चीज, अभी मेरी बहन सारिका जी कह रही थी, किसी रिपोर्ट की बात कर रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट की बात हमारी बहन अभी कह रही थी, वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर बैठकर बनाई गई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मखौल उड़ा रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से बैठकर चैनलों पर सिर्फ इसलिए गालियां दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए ऑक्सीजन मांग रहे थे। ठीक है, जब देश के प्रधानमंत्री और देश के सारे कैबिनेट मंत्री
चुनावी रैलियों में व्यस्त थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल रात भर जाकर हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है उसकी जांच कर रहे थे। जी काउंटर कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए गाली दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए अपने एक सारिका जी काउंटर कर लीजिए जल्दी से। मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये लोग जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो आज रिपोर्ट मुद्दा नहीं है। आदिल खान जी आपने काउंटर कर लिया, ठीक है, अब सुन लेते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई, रिपीट कर रहे हैं आदिल खान जी आप, ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए आदिल खान जी बोल रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का तो कम से कम सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी सीखे। कितना झूठ बोलेंगे ये इलेक्शन मैनेजमेंट। देखिए फिर वही बात हो गई ना, हमें बहुत सारी बातें समझनी। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स बैठे हैं और उनसे जानना है हमें। पुरोहित जी हैं, ऐसे लड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं इस तरह से नहीं, ठीक है। पुरोहित जी अक्सर आप मेरे साथ डिबेट पे बैठते हैं और ये बात जरूर निकल कर आती है कि भाई दिल्ली और केंद्र सरकार लड़ती रहेगी तो जनता का ध्यान कौन देगा। आ रहा हूं सारिका जी। अनुज जी, मैंने हमेशा इसलिए ये बात बताई, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, जनप्रतिनिधियों के साथ समाज सेवियों और जनता की भागीदारी तो करिए। हमने कमेटी बना रखी है, हमको तो नहीं पता क्या कमेटी बना रखी है। आप देखिए, आम जनता के हिसाब से आप देखोगे अनुज जी, तो आपको ही नहीं पता होगा आपके एरिया में किसकी कमेटी है। जब तक उस एरिया के एरिया वाइज डॉक्टर्स, जो हर एरिया में डॉक्टर्स रहते हैं, उन डॉक्टर्स को शामिल करिए, समाज सेवियों को शामिल करिए, जनप्रतिनिधियों को शामिल करिए। आप एरिया बना के उसकी कमेटी बना दीजिए। आपस में आप मोदी जी पे आरोप लगाओ, आप केजरीवाल। सेकंड वेव में जो हमने देखा पुरोहित जी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, हमें आईसीयू के बेड नहीं मिले, हमें जनरल वार्ड में बेड नहीं मिल रहे हैं। क्या बुरा हाल था, क्या बुरी स्थिति थी, उससे निपटना है। डॉक्टर ढूंढियाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे थे। एक बार और ये भी बताइएगा कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनको भी, उनके बारे में बताइएगा। मैं इसमें 2-3 चीज बोलना चाहता हूँ जी। एक है वैक्सीन लगने के बाद आप जो कह रहे थे कि लोगों के बीच में एक हीरोपंती आ जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और शायद यही हमारा रीजन है कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारा केस कम हो जाती है, लॉकडाउन खत्म होती है फिर से केस बढ़ जाता है, क्योंकि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते जी। तो ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, एज अ डॉक्टर हमें पॉलिटिक्स कोई भी चीज से मतलब नहीं है जी। जो हमें चाहिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाटएवर। हाँ, हमें अल्टीमेटली कोऑर्डिनेटेड फैसिलिटीज चाहिए ताकि पेशेंट को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किस पार्टी है, कौन रिलीजन है, कौन रेस है, कौन स्टेट है। नहीं डॉक्टर ढूंढियाल आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए कि एज अ डॉक्टर आप लोगों को क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तीसरी चीज है कोई भी सिचुएशन में टेस्टिंग कम नहीं करनी चाहिए। सेकेंड वेव के बाद ये काफी जगह से एलिगेशन आया है कि टेस्टिंग अप्रोप्रिएटली नहीं हो रही है। जहाँ पे टेस्टिंग नहीं होगी वहाँ पे डायग्नोसिस नहीं होगी, वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगी, डेथ रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, इन्फेक्शन बढ़ेगी। ठीक है आदिल खान जी आप लोग तो बार बार ये कहते रहते हैं कि भाई हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है, दिल्ली के लोगों को हम वैक्सीन कैसे दे पाएं, वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, तो कितनी प्रॉब्लम है। ये तो अभी वैक्सीन ही पूरी नहीं पड़ रही है और तीसरी वेव की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए अनुज भाई, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी इमेज मैनेजमेंट की वजह से जो देश के हमारे बच्चों की वैक्सीन है उसको विदेशों में ले जाके दे दिया। जब हमारे यहाँ वैक्सीन की जरूरत थी, हमने पूरे दिल्ली के अंदर जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन कैंपेन लॉन्च किया। जितने पोलिंग स्टेशन दिल्ली के अंदर हैं सब पर आप जाके वैक्सीन लगवा सकते थे। पर अफसोस इस बात का है कि हमारी केंद्र सरकार अपने देश के युवाओं के बारे में नहीं सोचती, उनके लिए अपना इमेज मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के अंदर जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों के हिस्से की वैक्सीन भी मोदी जी बाहर बेच के चले आए, बाहर दे के चले आए। अब दिल्ली के अंदर सारे वैक्सीन सेंटर खाली पड़े थे। हम लोग ये बार बार अपील कर रहे थे कि भैया हमको वैक्सीन दे दो, हमारी पूरी तैयारी है, हम एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाकर अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को कम से कम उनकी जिंदगी को बचाया जाए। लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब वैक्सीन हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तीसरा लहर आने की, और अब ये वैक्सीन मुहैया करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी दिल्ली पूरी तरीके से लगी है। हमारे सरकार के लोग दरवाजे जा रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं, दिल्ली के युवा वैक्सीन लगवा रहे हैं। ठीक है, पहले सारिका जी बोल लीजिए, क्योंकि आप पर हमला किया है इन्होंने, वो वैक्सीन हम तो लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। थोड़ा कम शब्दों में बोलेंगी तो बेहतर होगा, सबकी बात आ जाएगी। बोलिए सारिका जैन जी। देखिए पीछे
11 लाख वैक्सीन मौजूद थी, लेकिन लगी कितनी 76,000 वैक्सीन उस दिन लगाई गई। और मनीष सिसोदिया जी चैनल पर आकर बोलते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। नंबर 2, अभी पुरोहित जी ने बोला कि घर घर में एक ऐसी अभियान चलाया जाए कि जिससे कि वार्ड वगैरह और सब ये लोग मिलजुल कर काम करें। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोरोना काल में ऐसे अभियान चलाए थे, वो भी फ्लॉप हो गए, उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। नंबर 3, जो बहुत जरूरी बात है, अभी आप जाइए सार्वजनिक स्थानों पर जाइए, आप मेट्रो की लाइन मत देखिए। आपके मेट्रो में तो 50% लोग होंगे, लेकिन जो मेट्रो के बाहर लाइन लगी है, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी? ठीक है मैडम। पुरोहित जी 10 सेकंड, मेरे पास समय नहीं, आखिरी वक्त है और डॉक्टर से भी बात करनी है। डॉक्टर से भी। राजनीतिक अनुशासन नहीं होगा तो सामाजिक अनुशासन कैसे आएगा? आप जब तक उनकी भागीदारी नहीं बढ़ाओगे, कहाँ थे पूरी वेव में? एमएलए एमपी सब गायब थे, ना कोई संसद चल रही थी, नहीं विधानसभा। डॉक्टर सारे हॉस्पिटल्स खुले थे। आप एरिया वाइज डॉक्टर्स भी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, उनको जोड़ के रेगुलर मीटिंग करिए। आपको क्या दिक्कत आ रही है? बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रही है? ठीक है डॉक्टर श्याम अग्रवाल, एक लास्ट कमेंट सर, क्लोजिंग कमेंट। आकर्षित करना चाहूंगा जिन्होंने उन्होंने बोला कि हमने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, लेकिन आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसके बाद भी तो ना बिस्तरे मिले, ना ऑक्सीजन मिली, ना दवा मिली। अगर आप जल्दी लॉकडाउन लगाने का डिसीजन लेते तो ये नौबत नहीं आती, और ये सीख हमें लेनी चाहिए इस वेव, अगली वेव के लिए। ठीक है डॉक्टर डोंडियाल, 10 सेकंड है सर, बोल लीजिए फाइनल कमेंट। 2 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन जरूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूरी है, अननेसेसरीली बाहर निकलना अवॉइड करनी चाहिए, और सिम्टम होते ही टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर आदिल खान, एक लास्ट कमेंट, आश्वासन दीजिए सर, जो बात डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं उसको लेकर दिल्ली की जनता को। देखिए, मैं पूरे दिल्ली की जनता को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। ऊपर वाला ना करे, ईश्वर ना करे कि कोई इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की अपनी बड़ी बहन से कह रहा हूँ कि आप लोग सहयोग की भाषा सीखिए। हाँ ठीक है, अब उन पर वार मत कीजिए, वो भी काउंटर जरूर करेंगे। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तीसरी लहर हमारे सामने है, नए वेरिएंट्स की बात हो रही है, कंफ्यूजन बहुत है, रिसर्च चल रही है कि आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन हम कितने तैयार हैं ये देखने वाली बात है। एक खबर आ रही है, धर्मांतरण मामले में उमर के कबूलनामे के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं इस मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया ने यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान अवनीश अवस्थी ने बताया कि यूपी एटीएस ने ईडी के साथ सारी जानकारियां साझा की हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सर, जिस तरीके से एक मामला धर्मांतरण का सामने आया है, एक बड़ा नेक्सस खुलासा हुआ, किस तरीके से इसको देखते हैं सर? देखिए, ये एटीएस ने, यूपी एटीएस ने इस कार्य को किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके अभी पुलिस कस्टडी रिमांड ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए एटीएस को, एसटीएफ को, इंटेलिजेंस को, और जो इनको कहा है कि सब लोग एज अ टीम पूरा काम करें। इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है डेप्थ पर जाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल फंडिंग की बात है, अकाउंट्स को चेक करने की बात है, फाइनेंशियल डीलिंग्स को चेक करने की बात है, अलग अलग परिवार हैं उनके यहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करने की बात है। सभी को जो है कहा है कि बहुत मजबूती से इस कार्य को करें, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग ले और सहयोग दें। तो ये सब भी करने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 450 लोगों का तो डॉक्यूमेंटेशन आ गया है। धर्मांतरण के बारे में आपको मालूम है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में धर्मांतरण का पहला एक्ट यूपी लाया था, और उसमें ये प्रोविजन है, यदि किसी को लोभ लालच से भी या धनराशि देकर जो है धर्मांतरण यदि कराया जाता है तो वो भी इलीगल है। तो इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल हो रही है और कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने एक नंबर और मेल भी जारी किया है, तो बहुत सारा इनपुट भी उसमें आया होगा, तो कुछ ऐसी चीज़ मिली है सर? अब इसमें तो ऑब्वियसली सबकी जांच पड़ताल हो रही है, परतें खोली जा रही हैं। अभी तो नंबर जारी किया गया, लोगों को किसी को कुछ इनपुट देना तो दे सकते हैं। अभी जांच पड़ताल जारी है, बहुत कहना जल्दी उचित नहीं होगा कि क्या कार्रवाई अभी चल रही है। ईडी को भी रिपोर्ट भेजी है एटीएस ने सर, वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। ईडी बहुत मजबूत एजेंसी है, वो पूरे देश में जो है इस तरह की चीज़ों को जांच पड़ताल करती है, फाइनेंशियल लिंक्स भी जो है क्लियर करती है। तो ईडी को ये कार्य उन्होंने टेकअप किया है, तो हम उनका सहयोग देंगे। 1000 लोगों की लिस्ट सर आपके पास आई है, तो बहुत सारे लोगों को डिटेक्ट भी किया होगा, जिनकी लिस्ट अभी जारी भी की है। इसमें जो लिस्ट आई है उसके आधार पर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ पुष्ट डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तो वहाँ आगे की कार्रवाई लोकल पुलिस की हेल्प से की जा रही है। थैंक यू सर।
ये हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से एटीएस काम कर रही है। हम सेंट्रल एजेंसियों को अभी सहयोग ले रहे हैं और साथ ही साथ उनको भी लगातार इनपुट दे रहे हैं। ईडी भी पूरे मामले की जांच करेगी। जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आया है उसको लेकर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं और हर उस इश्यू को और हर उस इनपुट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मामले में हमें मिल रहा है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एसीएस होम अवनीश अवस्थी यहां पर अपनी बात रखते हुए फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।